डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने आगामी बजट को लेकर किया सार्थक संवाद। कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने का है सशक्त अवसर। साथ ही राजा नाहर सिंह को बलिदान दिवस पर किया श्रद्धापूर्वक नमन। नारनौंद में उपमंडलीय न्यायालय का शुभारंभ। सीजीआई सूर्यकांत ने किया शुभारंभ। कहा, गरीब तक न्याय पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता। हरियाणा में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम योजना को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बीजेपी पर आरोप। कहा, ग्रामीण मजदूरों के काम के अधिकार के साथ कर रहा खिलवाड़। कश्मीर में गश्त के दौरान शहीद हुए महेंद्रगढ़ के लाल सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। नम आंखों से वीर सपूत को लोगों ने किया सलाम। नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बैठक के दूसरे सत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आगामी बजट को लेकर सार्थक संवाद किया। मुख्यमंत्री ने संवाद में शामिल प्रतिनिधियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बैठक प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने का एक सशक्त अवसर है। वहीं साथ ही उन्होंने इस सत्र के शुभारंभ में राजा नाहर सिंह को बलिदान दिवस पर श्रद्धापूर्वक नमन भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनके पास वित्त मंत्री का भी प्रभार है, उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 में विकसित बनाने का संकल्प लिया है। उस संकल्प में हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। बीते माह केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पंचकुला में हरियाणा के विजन डॉक्यूमेंट 2047 को भी लॉन्च किया है। साथियों, आप जानते हैं कि रक्त की उपलब्धता संकट के जीवन में वो व्यक्ति को उसका जीवन बचाने का काम करती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों को आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि ब्लड की कोई दिक्कत समस्या न रहे। साथियों, इससे सुरक्षित और त्वरित हमने रक्त आपूर्ति सुनिश्चित भी की जा सकेगी ताकि उसका लाभ भी व्यक्ति को मिले। साथियों, आज हर सरकारी अस्पताल में जो डायलिसिस की सुविधा मुफ्त दी जा रही है, जहां तक पीजी और पोस्ट ग्रेजुएट की बात है, वो इसी वर्ष हमने कुटेल में जो 19 सुपर स्पेशलिस्ट के लिए नई वहां पर यूनिवर्सिटी भी शुरू की जा रही है। कुटेल के अंदर जो एक बड़ा रिसर्च सेंटर भी वो बनने जा रहा है, लगभग वो फाइनल दिशा के अंदर है। जल्दी ही उसका उद्घाटन होगा और वो भी प्रदेश के लोगों को वहां पर उसका लाभ मिलेगा। साथियों, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसमें सुरक्षित और इसको सुनिश्चित वो किया जा रहा है। साथियों, हमारा स्पष्ट मानना है, हमारा एक सुझाव भी है कि न केवल आगामी बजट और अधिक सशक्त बने, बल्कि हरियाणा को स्वस्थ और समृद्ध बनाने की हमारी यात्रा को भी हम मिलकर के गति दें। आज जो सुझाव हमारे पास आए हैं, साथियों, हमारा ये मानना है कि अंतिम व्यक्ति तक स्वस्थ सेवा पहुंच। साथियों, हर व्यक्ति को ये लगना चाहिए, उसके मन में ये भाव जगना चाहिए कि ये सरकार मेरी सरकार है। जब ये भाव हर व्यक्ति के अंदर जगेगा, ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, तो वही सुशासन की असली पहचान है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसी विश्वास के साथ आप सभी के बीच मैं यहां इतनी देर बैठा रहा और एक एक सुझाव जो आप लोगों ने दिया है, उस सुझाव को मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना भी है, उसको लिखा भी है
और हमारी पूरी टीम आज आप सबके बीच में आप सबके महत्वपूर्ण सुझावों को उन्होंने भी सुना है, उन्होंने लिखा भी है, और आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पास आए हैं, इस बार आपके सुझावों की गुणवत्ता, व्यवहारिकता और दूरदर्शिता पिछले वर्ष से और अच्छी होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। उन्होंने नोट किया है और वो सभी के सभी जो सुझाव आपने दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनको इस बजट के अंदर शामिल किया जाएगा। साथियों, मैं अंत में आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अगला जो 8-10 दिन आप जो मैंने जिसका जिक्र किया है, QR कोड का आपके टेबल के ऊपर पड़ा है, जो हमने चैट बॉक्स वो आज लॉन्च किया है, उसके ऊपर आप अपने सुझाव अवश्य हमें दें, क्योंकि आपके महत्वपूर्ण सुझाव हैं। हम कैसे आगे इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसको सशक्त और मजबूत कर सकें। साथियों, मेरा दूसरा आपसे अनुरोध है कि जब विधानसभा का सत्र चले, विधानसभा का सत्र, और जिस दिन, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं और फाइनेंस मंत्री होने के नाते बजट भी मुझे पेश करना पड़ता है, मेरा आपसे आग्रह है कि जिस दिन मैं बजट पेश करूं, आप अवश्य उसको देखिएगा, आप उसको सुने, और आपको ये लगेगा कि हमने जो सुझाव दिए थे इस बजट में, वो सारे सुझाव इसके अंदर सम्मिलित हुए हैं, वो आपको महसूस होगा। और साथियों, मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा, जिन हमारे महानुभाव के इसमें सुझाव शामिल होंगे, हम बाकायदा उनको। देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हांसी में शीघ्र सेशन डिवीजन स्थापित करने की घोषणा की। नारनौंद में उपमंडलीय न्यायालय के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि आमजन तक सुलभ और समय पर न्याय पहुंचाना न्यायपालिका की प्राथमिकता है। उन्होंने न्यायिक अधिकारों और अधिवक्ताओं से भी लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे का आह्वान किया है। और ट्रस्ट के माध्यम से हमने निर्णय लिया कि गांव के जो भी बच्चे शिक्षा में आगे आएंगे, जो अच्छी मेरिट के बच्चे होंगे, प्राइमरी स्कूल से लेकर के मिडिल से लेकर के और मैट्रिकुलेशन तक, हम उनकी आर्थिक सहायता करेंगे। और हर साल गांव में वो फंक्शन पिताजी के टाइम में तो हम नियमित रूप से करते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि गांव में खासकर रूप से जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उन बच्चों के जब मैं देखता था कि पढ़ाई में बहुत आगे आए हैं और उनको जब हम आर्थिक सहायता देते थे, तो मैं पिताजी की आंखों में जो खुशी के आंसू सो देखता था, तो मुझे अपना बचपन अक्सर याद आता था। हमारा जो छोटा सा प्रयास है वो तो जारी रहेगा ही रहेगा। मैं अपने भाइयों से, अपने परिवार से अनुरोध करूंगा कि वो जो जितनी छोटी सी सहायता हम करते हैं, उस सहायता को बढ़ाया जाए। मैं उसके अलावा मैं गांव के सभी भाई बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि गांव के होनहार बच्चों के लिए, खासकर जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, जिस परिवार के बच्चे को आप एक बार ढूंढ ले कि इसको हायर एजुकेशन में बच्चा कुछ करके दिखा सकता है, उस बच्चे की जिम्मेवारी आप अकेले मां बाप पर मत छोड़िएगा। उस बच्चे को सारा गांव अडॉप्ट करे और वो गांव का बच्चा हो, उसके लिए आपको एक फंड इकट्ठा करें और आप उस फंड को के बेसिस पर उस बच्चे को आगे एजुकेशन दिलवाएं। मेरी ये आपसे प्रार्थना है। आप जब भी ये फंड करेंगे तो सबसे पहला डोनेशन जो है, सबसे पहला मैं अपनी उसमें पैसा डालूंगा, मेरे अपने अकाउंट से आपके लिए मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर गांव में, आदर्श रूप से तो हर गांव में एक ऐसा फंड होना चाहिए, एक जो गांव का एक जिसको सामाजिक और सामूहिक फंड हो, जिसके आधार पर गरीबों के और हर बच्चों को आगे पढ़ाया जाए ताकि वो देश की धन और शक्ति बन सके। आज थोड़ा सा समय का अभाव है, मैं लेट हो गया, मुझे आगे अभी बहुत दूर गुवाहाटी पहुंचना है आसाम में। तो मैं एक ही जो दूसरा विषय जो मैं लेना चाहता हूं बस वो है कि गांव की कुछ मांगे आपने रखी, मेरे पास वो मांग पत्र आया था। मैं मुख्यमंत्री जी रात को मुझे मिलने आए थे हिसार में, उन्होंने मुझे कहा कि जो भी गांव की मांग है
हमारे 3 मंत्री जी वहां पर रहेंगे और वो मुख्यमंत्री जी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यहाँ पर हैं और जो भी गांव की हमारी डिमांड्स है वो सब पूरी हो जाएंगी। मैं भाई महिपाल डाडा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आजकल मॉडल संस्कृति स्कूल का एक है, गांव में बनता है, उसका नाम मॉडल संस्कृति स्कूल है। आप इस गांव में उसकी घोषणा करें। ये भाई महिपाल की तरफ से मैं आपको घोषणा कर देता हूं, टेकवाड़ में मॉडल संस्कृति स्कूल की स्थापना होगी। जो मेरे सही मायनों में अगर कोई मैंने धन अर्जित किया, फरीदाबाद में हिसार से पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पहुंची है। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। ब्रजेंद्र सिंह का कहना है कि बीजेपी की नीति समाज का ताना बाना बिगाड़ने की है। प्रदेश में आपसी भाईचारे को बचाए रखने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा की शुरुआत ओल्ड फरीदाबाद से की गई है। इससे पहले ये यात्रा 36 विधानसभा कवर भी कर चुकी है। ब्रजेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि साल 2024 में हुए चुनाव के बाद लोगों को लगने लगा था कि विपक्ष खत्म हो चुका है, परंतु इस यात्रा के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आम जनता की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस मैदान में है। आज फरीदाबाद जिले में यात्रा का आगमन हुआ है। फरीदाबाद ओल्ड विधानसभा से और 37वीं विधानसभा है जिसमें यात्रा का प्रवेश हुआ और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है इस बात की कि बड़ी गर्मजोशी से हमारी यात्रा का स्वागत हुआ और खास तौर पे यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी है, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं बलजीत जी और उनके सारी जो पूरी टीम है, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की है, इसके अंदर अपना पूरा प्रयास डाला है और उसका नतीजा नजर आ रहा था। सुबह जब हमने यात्रा शुरू की तो तब से और अब तक यहाँ अध्यक्ष जी के कार्यालय में जो पहुंचे हैं, तो जैसे हमें पहले 36 हल्कों में जिस तरह से यात्रा को लोगों ने मान सम्मान दिया, उसी तरह से या उससे भी बढ़ के फरीदाबाद। हिसार के गुरु गोरखनाथ जी गवर्नमेंट कॉलेज में पूर्व छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पुराने छात्रों ने एक दूसरे से अपने विचार साझा किए। सम्मेलन में शामिल छात्रों ने यह भी बताया कि आज उन्हें अपने पुराने साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई है और यह अनुभव बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने गर्व जताते हुए ये भी कहा है कि इस कॉलेज ने उन्हें अच्छे करियर की दिशा दी है, जिससे वे आज ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। छात्रों ने इस बात की भी जानकारी दी कि कॉलेज ने हमेशा अच्छे और सक्षम विद्यार्थी तैयार किए हैं और इस कॉलेज के पूर्व छात्र समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सभी को नमस्कार। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज 25 साल के बाद में हम अपने कॉलेज में, जिसमें हमने पढ़ाई की, जहाँ पढ़े, जिस कॉलेज ने हमें इस लायक बनाया कि आज हम किसी ठीक जगह पे बैठ के जनता की सेवाएं दे रहे हैं, तो वो सब इससे एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की देन है। और आज जो कॉलेज प्रशासन ने जो ये गैदरिंग की है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम और बड़ा अच्छा ये एक मौका दिया है पुराने जो स्टूडेंट्स थे उनको इकट्ठा होने का। और सभी साथी हम मिले हैं यहाँ पे, हमारे साथी हमारे बैच के विष्णु प्रसाद हैं, सुभाष हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके अपनी जगह। मौका भी बड़ा है कि बहुत बड़ा मौका। ये तो देखो, इससे बड़ी तो बात ही नहीं हो सकती कि सीजीआई साहब खुद यहाँ पे आए हैं। यमुनानगर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक शख्स ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया। जी हां,
आरोपी ने इस हत्याकांड को अंजाम इसलिए दिया क्योंकि वह गांव की लड़की से शादी करना चाहता था। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी की इस साजिश में उसका एक दोस्त भी शामिल है। महिला की मौत एक साधारण मौत नहीं बल्कि एक हत्या बताई जा रही है। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को उसके दोस्त के साथ गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जो गांव शामपुर जो पुलिस स्टेशन सडोरा में है, उसके जो मौजूदा सरपंच हैं, उनकी जो पत्नी है बड़ी संदिग्ध हालत में उनकी जो लाश है उनके पशु का जो बाड़ा होता है उसमें मिली थी। और वो भी एक बड़ा सेंसेशनल केस था क्योंकि महिला उसमें इन्वॉल्व थी। और उसकी भी मैं आपको बताऊं कि जो एज पर इंफॉर्मेशन 174 की कार्रवाई होगी थी। पहले इत्तफाकन की तरफ चल पड़े थे, लेकिन जो मृतका है उसके मायके वाले और उसके पति ने एसपी साहब को कहा कि जी हमें शक है कि हमारी जो ये उसकी जो सरपंच की जो पत्नी है उसका वध हुआ है, खून हुआ है, कत्ल हुआ है, ना कि वो इत्तफाकन वो डूब गई थी उसमें पानी में। तो उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए श्री कमलदीप गोयल जी ने, जो पुलिस अधीक्षक हैं, CIA 2 और मेरी सुपरविजन में एक टीम गठित की। और उसके चलते हुए हमने जब इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू की, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि पारंपरिक और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को जोड़ के जब हम इस तथ्य पे पहुंचे तो पता लगा कि जो मृतका बलजिंदर है उसका जो कत्ल है, उसका जो खून है, उसी के लड़के ने, आरोपी ने, जो गौमित है, अपने ही गांव शामपुर के एक लड़के पंकज के साथ मिलकर प्लान करके उनका खून किया है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच और हरियाणा विद्युत नियामक बोर्ड के सदस्य मुकेश गर्ग ने आदिवृद्धि स्थित गरुड़ टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में अधिकारियों की बैठक ली है। आपको बता दें, आदिवृद्धि पहुंचे सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने सरस्वती महोत्सव 2026 मनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देते हुए ये कहा है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। देखिए, हर वर्ष की तरह मां सरस्वती के अवतरण दिवस पर, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमारा सरस्वती महोत्सव यहां पर मनाया जा रहा है। और अब की बार 19 जनवरी को यह सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ जो है आदि बद्री से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी करेंगे। और अब की बार हमने कुछ चीजें ऐड की हैं, जैसे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यहां पर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगा रहा है ताकि बच्चे जाने की जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हमारी जो सभ्यता है, उसका जो सबसे बड़ा प्रमाण है वो सरस्वती है। और सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री में है। इन सब को माननीय मुख्यमंत्री जी जो रिजर्वायर जो सरस्वती बोर्ड की तरफ से बनाया जा रहा है 350 एकड़ में, उसका भी निरीक्षण करेंगे। और यहाँ पर जो कल्चरल प्रोग्राम है बच्चों के द्वारा, स्कूली बच्चों के द्वारा, कॉलेज बच्चों के द्वारा, ये भी कार्यक्रम वो देखेंगे। और बहुत अच्छा बाबा केदारनाथ जी, बाबा बद्री विशाल जी, मां मंत्रा देवी के चरणों में सभी आज यहाँ पर हम पहुंचे। इंद्री हलके के गांव ननहेड़ा के किसान मनोज काम्बेज ने यह साबित कर दिया है कि खेती घाटे का सौदा नहीं है बल्कि सही तकनीक और समझदारी से ये मुनाफे का बड़ा जरिया बन सकती है। कम जमीन होते हुए भी मनोज ने ऑर्गेनिक सब्जियों की खास वैरायटी उगाकर अच्छी आमदनी हासिल की है। उनके खेत में तैयार की जा रही सब्जियों की मांग 5 स्टार होटलों तक पहुंच चुकी है, जिससे उन्हें बेहतर दाम मिल रहे हैं। आपको बता दें, मनोज काम्बोज की ये पहल जो है वो छोटे किसानों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई है। देखिए, ये जो मैंने लगा रखी है ये तो अभी एक कृषि क्रास कंपनी है, उसके द्वारा मैंने उसके थ्रू ये लगा रखी है और उन्हीं को मैं माल तैयार करके दे रहा हूँ। वैसे अगर आप खुली मंडी में जैसे दिल्ली लेके जाते हैं तो वहां पर भी आपका सेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे वहाँ पे देखिए, हर फसल का जो थोड़ा बहुत मौसम के हिसाब से ऊपर नीचे चलता है, पर
इसका जो मिनिमम रेट है वो 20 रुपीज या 25 रुपीज पर केजी तो रहता ही रहता है। ऊपर 50 रुपए पर केजी भी बिक जाता है, 100 रुपए भी बिक जाता है, 200 भी बिक जाता है। कोई रेट फिक्स नहीं है कितना रेट जाएगा। कितना वेट निकलता है जब आप लेके जाते हो? वेट जैसे अभी तो मैंने देखो थोड़ा थोड़ा लगा रखा है, तो थोड़े थोड़े में ही मैंने काफी वेट निकाल दिया है। लगभग अभी मैंने जैसे थोड़ा ही करा और 5-6 क्विंटल माल मैं निकाल चुका हूँ सिर्फ एक कनाल से। एक कनाल में से भी मैंने बिल्कुल उसका ये कह लो आप 10 हिस्सा ही मैंने यूज किया एक कनाल का, तो 5-6 क्विंटल उसमें से जा चुका है माल। तो ये सैलेड कहाँ पर यूज होता है? ये सैलेड जो है ये 5 स्टार होटलों में ज्यादा यूज होता है। लोकल आदमी को काफी पता नहीं है ये क्या है क्या नहीं है, कैसे खाया जाता है। काफी जैसे मैंने नाटक देखा कि कहाँ पे यूज होता है, कौन यूज करता है इनको, क्या इनका यूज होता है, खाने में ही होता है या दवाई वगैरह में कहीं होता है। तो मैंने जो नाटक देखा वो होटलों में ज्यादा यूज होता है। इसको वहां पे बॉयल करके या कोई स्टीम करके इनको खाता है। ये बड़े बड़े शहरों में जो है पास्ता खाते हैं बच्चे, चाउमीन खाते हैं, उनमें भी इसका यूज होता है। बहादुरगढ़ में नहर किनारे कूड़े के ढेर से करीब 3 माह का भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और अज्ञात के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के अस्पतालों के रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेजेस लगातार खंगाल रही है। हमारे को सूचना मिली थी तो भाई जो है ना नहर के पास यहाँ पन्नी वगैरह पड़ी है, बोन मिला है। तो इस सूचना ये फिटस है 2-3 मंथ का होगा, 2-3 महीने का होगा। और जो ये साथ में नहर जा रही है, ये पुलिस है वो ये बाहर पीछे से बह के आया हो। इसमें मुकदमा दर्ज करके तो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, कराएंगे। फिटस में अभी क्लियर नहीं होता, पोस्टमार्टम में क्लियर हो पाऊंगा। बिल्कुल छोटा है, 2-3 महीने का होगा। फरीदाबाद के एनआईटी स्थित श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर से चोर हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा करीब 4 किलो वजनी चांदी का मुकुट चोरी करके ले गए। चोरी की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह से कैद हुई है। मंदिर पुजारी की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच यहां पर शुरू कर दी गई है। 2:06 के लगभग की घटना है और ये पीछे सरकारी स्कूल है, उधर की दीवार से कूद के आया है। अब फिलहाल कूदा तो एक ही व्यक्ति है और हो सकता है उसके साथ 1 या 2 अन्य और भी व्यक्ति हो, ये तो अब हमारा लिए सोचने वाली बात है। बाकी उसके बाद वो आया है यहाँ पे, वो उसने जूते तक उतारे हैं, सीसीटीवी में आ रहा है। जूते उतार के अंदर आया है, थल्ली पे चढ़ा है वहां से और फिर यहाँ ऊपर आया है। उसने मुकुट उतारने की कोशिश की पहले, क्योंकि मुकुट टाइट बंधा हुआ था, तो उसके बाद दोबारा से उसने खींचा जो भी और फिर मुकुट उठाया, सीधा ऊपर चढ़ा है, वहीं से वापस कूद के चला गया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।